ऑन पेज का जो पहला पार्ट है दैट इज टाइटल टैग। आप में से कोई आदमी जानता होगा टाइटल टैग तो आप बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूं साथ ही साथ। जब भी आप गूगल पे आते हो ना, कोई भी कीवर्ड डालते हो तो इस तरह से आपको रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, फिर यूआरएल, फिर आपका ये जो दिखा रहा है ना ब्लू कलर में, ग्रीन कह सकते हो यार, ये आपका टाइटल है। टॉप 6 सिग्मा ट्रेनिंग सेंटर्स इन नोएडा दिल्ली, ये आपका टाइटल है। और जो नीचे आपको दिखा रहा है ये 2 लाइंस में, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। ये वेबसाइट के अंदर डालते हैं तो यहां शो होता है, ठीक है। अभी कहां प्लेस करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो टाइटल इज बेसिकली नेम, जो आप नाम देते हो ना अपने पेज को। इफ यू आर ऑफरिंग, अगर आप सर्विस दे रहे हो जैसे 6 सिग्मा ट्रेनिंग, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आप दे रहे हो, आपका कोई पेज है कोचिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो जो अपने पेज को नाम दिया ना ऊपर, कोचिंग बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट नोएडा दिल्ली, तो वो हो गया टाइटल। अब जो आपने उस टाइटल को डिस्क्राइब करा कि वी आर द लीडिंग, या आपने लिखा वी आर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली सिंस 10 इयर्स, आवर रिजल्ट्स आर ग्रेट, आपने से थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया उसको, उस टाइटल को, तो वो हो गया डिस्क्रिप्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो टाइटल आप लिख रहे हो और जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वो आपके कंटेंट से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट में कुछ और ही है, वो पेज में वो है ही नहीं, वो आप चीज देते नहीं हो और आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन वो लिख लिया, तो वो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट है, जो आप सर्विस ऑफर करते हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसी हिसाब से बनेगा। समझ आया? यस सर। टाइटल का मतलब हुआ आपने नाम दे दिया उस पेज को, ठीक है। अब एक चीज आती है कि टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइटल ऐसा तो है नहीं कि आप 200 कैरेक्टर्स का लिख लोगे। जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो जो स्पेस आता है बीच में वो भी काउंट होगा, ऐसा नहीं है कि आप स्पेस को काउंट नहीं करोगे। जो आपका टाइटल है उसका लेंथ होना चाहिए, जो ऑप्टिमम लेंथ है वो है 56 to 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आप देखोगे गूगल में भी, जो आपका ऊपर वाला लाइन है जो क्लिकेबल है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो एक लाइन का आता है। अगर ज्यादा बड़ा लिखोगे तो ट्रंकेट कर लेगा, डॉट डॉट लगा लेगा, तो वो बैड प्रैक्टिस है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको मैक्सिमम आपको अपना टाइटल है वो 60 कैरेक्टर्स में फिनिश करना है। उन 60 कैरेक्टर्स में आपने पेज को डिस्क्राइब भी करना है और यूजर को भी उसको अगर क्लिक करना है आपकी वेबसाइट में तो उसको उतनी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि मैं उस पर क्लिक करूं। और वैसे ही डिस्क्रिप्शन है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो करीब करीब 160 कैरेक्टर्स, 160 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। 160 से 200 तक जा सकती है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। और ज्यादा छोटी लिखोगे तो भी ठीक नहीं है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो, ना ही आपका वेबसाइट का कंटेंट, ना ही टाइटल टैग, ना ही मेटा डिस्क्रिप्शन। इट शुड बी यूनिक। अगर आपका टाइटल और मेटा यूनिक नहीं है तो आपकी वेबसाइट प्लेगियरिज्म में आ जाएगी। प्लेगियरिज्म मींस कॉपीड कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। उसको गूगल के क्रॉल्स उसको बैन कर देंगे, डिबार कर देंगे, आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। तो आपको कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर ना तो कॉपीड कंटेंट, ना टाइटल टैग किसी का कॉपी करना है, ना मेटा डिस्क्रिप्शन। आप स्टडी करोगे, अगर मेरे को 6 सिग्मा जनरल में मेरे को किसी का बनाना है तो मैं 6 सिग्मा की 10 वेबसाइट देख लूंगा, ठीक है, पढ़ लूंगा उनकी टाइटल टैग को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, फिर मैं अपना बनाऊंगा। मैं किसी का कॉपी नहीं करूंगा। अगर आप कॉपी करोगे तो आपका रैंक नहीं आएगा। रैंक तो दूर की बात है, उसको इंडेक्सिंग ही नहीं मिलेगी, गूगल इंडेक्सिंग नहीं करेगा गूगल उसको, आपकी वेबसाइट को, रैंक तो कहां से आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब यूनिक होना है, और ठीक है। और हमेशा जब भी आप अब एसईओ में जब भी आप बात करोगे, आप जिस भी आदमी से बात करोगे, जो भी आपको गाइड करेगा, वो हमेशा एक ही बात कहेगा, कंटेंट इज किंग। तो कंटेंट किंग इसीलिए है क्योंकि आपको कंटेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन से लेकर वेबसाइट से लेकर आपको कॉपीड नहीं रखना है। अब होता क्या है कि इसमें कुछ बच्चे डर रहे होंगे, यार मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को तो बनाना आता नहीं है भाई। तो जो कंटेंट पार्ट है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आप बना ही सकते हो, लेकिन जो वेबसाइट वाला है उसके लिए आपको कंटेंट सपोर्ट भी मिलती है। आपके जहां आप जॉब करोगे या कुछ भी करोगे वहां पे कंटेंट राइटर होते हैं बेसिकली,
लेकिन अगर आपको डायरेक्शन देना नहीं आता है कि भाई वेबसाइट पेजेस में H1 टैग कहाँ लगाना है, कीवर्ड डेंसिटी क्या रखनी है, व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आपने मान लीजिए आपके पास 500 पेजेस का 500 वर्ड्स का एक कंटेंट है वेबसाइट में, आपने उसमें कितने कीवर्ड स्टफ करने हैं, नॉट मोर देन टू कीवर्ड्स, ठीक है, 2 बार ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार डाल दिया। तो ये आप उसको गाइड करोगे कंटेंट राइटर को तो ही आपका अच्छा कंटेंट बनेगा। अगर आप खुद नहीं बनाते हो, अगर आपको किसी से बनवाना है तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको अभी ये यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग अभी आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं थ्योरेटिकली, अभी हम इसको अभी देखेंगे भी वेबसाइट विजिट करके कि क्या चीज क्या है। और उसके बाद जब आपने टाइटल और मेटा दे दिया, लिख लिया, उसके बाद बात आती है हेडर टैग्स की। अगर आप में से कोई डिजाइनर या डेवलपर होगा तो उसको पता होगा कि H1, H2 और H3 जो टैग्स होते हैं वेबसाइट में वो यूज होते हैं हेडिंग के लिए, ठीक है। जब आप वेबसाइट विजिट करते हो तो उसमें हेडिंग आती है, ऐसे कंटेंट नहीं आता कि एक बार लिख लिया और सारा खत्म कर दिया, नहीं, पैराग्राफ वाइज आता है, उस हर पैराग्राफ के बाद एक अलग हेडिंग आती है। तो जो वो हेडिंग आती है वो H1 और H2 टैग में लिखी जाती है, ठीक है। H1 टैग कहाँ डालते हैं, H2 टैग कहाँ यूज करते हैं, H3 टैग कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको अभी दिखाएंगे भी। एक चीज आता है यूआरएल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन यूआरएल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मेरा एक कीवर्ड है, मैं इसी को ले लेता हूं, ये 6 सिग्मा नोएडा, कि भाई मेरा नोएडा में 6 सिग्मा ट्रेनिंग का काम है, ठीक है, मेरा ये पेज है। तो मेरा कीवर्ड क्या बनना चाहिए, जो आपकी वेबसाइट है वो तो यहां रहेगी यूआरएल जो है वेबसाइट /6 सिग्मा नोएडा .php.html जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो भी लगा हुआ है उसमें। तो अगर यूआरएल स्ट्रक्चर सही नहीं है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर और आपके पेज के कंटेंट से मैच नहीं करता है, तो गूगल आपको प्रायोरिटी नहीं देगा रैंकिंग में। तो आपको अपना जो वेबसाइट आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो उसका आपको यूआरएल स्ट्रक्चर भी चेक करना है। अगर वो इस तरह से नहीं है, अगर तो आप किसी कंपनी में तब चले गए जब वेबसाइट बन रही है, तो फिर तो आप शुरू से बता दोगे भाई मेरे को यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसे रखना है। अगर बन चुकी है तो भी आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज डेवलपर डिजाइनर्स आपकी हेल्प कर देंगे उसमें, ठीक है। अब एक बात आती है इंटरनल लिंकिंग की, ठीक है। एंकर टेक्स्ट लगता है, इंटरनल लिंक लगता है, ये भी हम आपको पेज में भी करते हैं। एक काम करते हैं, विजिट ही कर लेते हैं, हाँ कोई एक वेबसाइट विजिट कर लेते हैं जिसमें इंटरलिंक भी लगे हुए हैं, ये है ना। अभी जैसे मैं वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, मैं किसी पेज पे जाता हूँ, जैसे 6 सिग्मा ट्रेनिंग का मेरा पेज है, ठीक है, उस पर मैं चला गया। अभी अगर आप देखोगे जो यूआरएल बन रहा है ना, ये लीन 6 सिग्मा वो यूआरएल में भी आ रहा है, पीछे कंपनी का नाम तो है ही है, तो ये आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज हो गया। अब अगर आप इधर आओगे, जैसे ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वेबसाइट का जो ग्रीन बेल्ट का पेज बना हुआ है ना वो खुल जाता है। तो ये इंटरनल लिंकिंग हो गया बेसिकली, ठीक है। अभी जो मैं इसका अगर सोर्स कोड में जाता हूं, सोर्स कोड में जाने के लिए आप कंट्रोल यू करते हो, ठीक है, कंट्रोल यू मैंने करा तो मैं इसका जो सोर्स कोड है ना, सोर्स कोड समझते हो, हेलो, यस सर, बैक एंड, हाँ बैक एंड में चला गया। अब बैक एंड में अगर आप देखोगे जो मैं टाइटल की बात कर रहा था वो यहां दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लिखा हुआ है लीन 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन कोर्स ट्रेनिंग इंडिया, ठीक है। अभी इससे देखो हमें पता चल गया कि किस चीज का पेज है, ये लीन 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का पेज है, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन में अगर आप आओगे तो आपका ये डिस्क्रिप्शन है, एडवांस इनोवेशन ग्रुप इज बेस्ट लीन 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा दिल्ली इंडिया, कॉमा बेस्ट लीन 6 सिग्मा ट्रेनिंग प्रोवाइडर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब जो आपके जो रैंकिंग के जो कीवर्ड है ना
वो इसी में ही इंक्लूड होते हैं, कीवर्ड कहीं अलग से नहीं डलता है। अब अगर आप डालोगे लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग नोएडा, लीन सिग्मा ट्रेनिंग नोएडा, दिल्ली, इंडिया, तो ये कीवर्ड इसमें आ गए। अगर आप कोर्स भी डालोगे तो भी आ गया। अगर आपका लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन कोर्स भी डालोगे तब भी आ गया। तो इसमें मैंने 4-5 कीवर्ड का कंबाइन कर लिया और एक मीनिंगफुल कंटेंट भी। ऐसा नहीं कि सेंसलेस बना दोगे, कीवर्ड डालने के चक्कर में टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेंसलेस नहीं होना है। गॉट इट? इसमें आपका प्रॉपर सेंस बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं H1 टैग की। ये जो लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग है ना, ये जो लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग है, ये आपका H1 टैग है, ठीक है। हमेशा जो फर्स्ट हेडिंग होनी है ना, फर्स्ट हेडिंग वेबसाइट की, वो H1 टैग होनी है। मिनिमम एक H1 टैग होना ही होना है वेबसाइट में। अगर नहीं है तो रैंक करने में दिक्कत आएगा। मतलब ऐसे ऐसे मोर देन 200 पैरामीटर्स हैं वेबसाइट पे, अगर आप कुछ भी छोड़ दोगे तो रैंक हैम्पर होगा। ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, नीचे आएगा, कहीं 10वें पेज में आ रहा होगा, कहीं 7वें पेज में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको लेकिन डालना है, ये H1 टैग है। समझ आया यहां तक? यस सर। अब अगर आप इसको पढ़ोगे ना कंटेंट को, तो इस कंटेंट में आप देखोगे कि जो वेबसाइट है वो लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जो कोर्स बेच रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे कि आप क्या कोर्स है ये, ठीक है। फिर ये कोर्स का मोड क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट है, डाउनलोडेबल कंटेंट है, ट्रेसेबिलिटी है, एक्सेस टू नॉलेज कंटेंट है, क्लासरूम मोड है, वर्चुअल मोड है, ऑनलाइन मोड है, ठीक है। अब और है फैक्टर्स अफेक्टिंग लीन सिक्स सिग्मा फी स्ट्रक्चर। अभी हेडिंग क्यों डाले जाते हैं? ये लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होते हैं। जैसे लीन सिक्स सिग्मा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। अब जितना इसमें लॉन्ग टेल करते जाओगे ना, लीन सिक्स सिग्मा फी स्ट्रक्चर, लीन सिक्स सिग्मा बेस्ट इंस्टीट्यूट, लीन सिक्स सिग्मा टॉप इंस्टीट्यूट, ये सब आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड बनते हैं और ये कंपटीशन में कम आते हैं और रैंक में जल्दी आते हैं। तो जो H2 टैग यूज कर लिया आपने, वो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज कर लिया। जैसे आपने कवर कर लिया लीन सिक्स सिग्मा फी स्ट्रक्चर। अब ये इससे रैंक आ सकता है और आ भी नहीं सकता, लेकिन अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटीज कर लेते हो फी स्ट्रक्चर के लिए तो ये पेज भी रैंक में आ जाएगा, ठीक है, फी स्ट्रक्चर में। और साथ ही साथ आपने क्या क्या उसमें दे रहे हो भाई, क्या क्या कवर है उस कंटेंट में, ठीक है। और आपके कितने बच्चे वहां से निकले हैं वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। डेमो सेशन है नहीं है, रिकॉर्डिंग सेशन है नहीं है। बेसिकली पर्पस क्या है कि यूजर के लिए एक मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है। अब पर्पस क्या है इसका, पर्पस समझो। गूगल कहता है कि भाई आपका जो वेबसाइट है मैं रैंक तभी करूंगा जब आप यूजर को क्वालिटी प्रोवाइड करोगे। अब क्वालिटी से मतलब क्या है? क्वालिटी से मतलब है कि मैं वेबसाइट पे आया और मैंने पेज को पढ़ा, मैंने इसमें एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं कि मैं वेबसाइट पे आया और मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब क्या था कि वेबसाइट मेरे को पसंद नहीं आई, चाहे उसका डिजाइन हो चाहे उसका कंटेंट हो, मैंने बहुत जल्दी स्किप मार दिया, तो वो आपका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा सर्च इंजन को। और अगर इस तरह की क्वेरीज बढ़ती है कि आपका वेबसाइट रैंक में है और लोग उस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो गूगल के बॉट सिग्नल भेजेंगे कि ये वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है और फिर उस वेबसाइट को डी रैंक करना शुरू कर देगा गूगल, डिस्पाइट ऑफ हैविंग यू हैव डन सो मच एक्टिविटीज ऑन योर वेबसाइट। तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए प्रायोरिटी है गूगल के लिए, ठीक है। आपका काम करना सेकेंडरी है। आप ऑफ पेज कितना मर्जी कर लो, अगर आपका वेबसाइट से गूगल यूजर एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, यूजर वहां से जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट का रैंक हट जाएगा। अंडरस्टैंड? तो जो साइट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, साइट स्ट्रक्चर में आपका यूआरएल भी आते हैं, ये भी आता है कि आपको होम पेज यहां से मेरे को ढूंढना पड़ रहा है क्या, मुझे अगर कोई कोर्स लेना है ट्रेनिंग में तो मुझे क्या ढूंढना पड़ रहा है क्या, मुझे मिल नहीं रहा क्या, अगर मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मुझे क्या यहाँ यूआरएल नहीं मिल रहा होम पेज पे, अगर मेरे को गैलरी देखनी है प्लेस्ड कैंडिडेट की तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है।
अगर मेरे को कॉन्टेक्ट अस पेज देखना है तो एक्सेसिबल है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसी यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए अब हेडर में नंबर लगाए जाते हैं। जैसे ये देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये क्लिकेबल है, सीधा अगर आप क्लिक करोगे ना मोबाइल से तो डायरेक्ट कॉल लग जाएगा, आपका नंबर नोट नहीं करना पड़ेगा कि 783865, ऐसे नहीं है। क्लिक टू कॉल का कोड लगा हुआ है। ये सब चीजें यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करती है, और ये सब भी एसईओ का ही पार्ट है। कि आप कहोगे भाई ये क्या मतलब हुआ, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मैंने अच्छा काम कर लिया, रैंक आना चाहिए। अरे रैंक किस लिए आएगा, यूजर के लिए रैंक आएगा ना। अगर यूजर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपका रैंक रहेगा क्यों भाई गूगल पे। तो जो पुरानी वेबसाइट बनी होती है उसमें ये सब चीजें नहीं होती है कि आपका उसमें ऐसे आइकन, ये एंकर टैग नहीं बनाएगा लिंक का, ठीक है, या यहाँ चैट का ऑप्शन नहीं हुआ है यूजर के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्जन एक्शंस। क्या कहते हैं इसको? कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन एक्शन मतलब कि जहां से आपने पॉइंट छोड़ा है कस्टमर को हमसे बात करने का, ठीक है, कितने कन्वर्जन एक्शन है और कितने एक्सेसिबल है, हर पेज में है कि नहीं है। मैं अगर जरूरी नहीं कि मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज में जाऊंगा तब बात करूंगा, मैं चाहता हूं भाई मैं अभी बिग डेटा वाले पेज में हूं, मैं इसी पेज से ये जो कंपनी है मैं बात करना चाहता हूं, तो हर जगह यहाँ मैं आऊंगा, यहाँ नंबर है, ठीक है, यहाँ नंबर है, मैं हेडर में हूं तो यहाँ नंबर है। तो ये सब चीजें दिस इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन एक्शन। तो आपका कन्वर्जन एक्शन कितने अच्छे से लगा, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन एक्शंस भी यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। आपका ग्राफिक कैसा है वेबसाइट का, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, उसको पढ़ पा रहा है। अगर मैं होम पेज में हूँ तो मेरे को सारी चीजें यहाँ से पता चल रही है कि आप क्या करते हो, कंसल्टिंग भी आप करते हो, ट्रेनिंग भी करते हो, आपके ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, कौन कौन से प्रोग्राम है, लिन सिक्स सिग्मा है, ISO है, ठीक है, सारे प्रोग्राम का यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा, सारी टेस्टिमोनियल्स है। तो आपका ये यूजर एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है आपकी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब जब ऐसी ये एक आइडियल सिचुएशन है एसईओ के लिए। अब जब अपडेट आएगा मार्केट में, इंडस्ट्री में, तब आपको वेबसाइट भी चेंज करनी होगी, अपग्रेड करनी होगी। इसीलिए हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद वेबसाइट अपग्रेडेशन होती रहती है कंपनीज की, क्योंकि अदरवाइज आपकी वेबसाइट पुरानी हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, फिर उसको रैंक गूगल देगा नहीं आपके एफर्ट्स मारने के बावजूद भी। तो ये चीजें भी आपको सजेस्ट करनी होती है कंपनीज को कि सर आपकी वेबसाइट इट नीड्स रीडिजाइन, इट नीड्स दिस सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हैज टू बी डन, ठीक है। जब आप ये चीजें उसको एक्सप्लेन करोगे जहां भी आप जॉब करोगे, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं होता है हर कंपनी में, जब आप एक पोजीशन पे जाओगे तो आपको ये एनालिसिस करना होगा कि वेबसाइट क्या चीज मांग रही है। गॉट इट? तो हमने यूआरएल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अगर आप कहीं भी जाओगे इसमें, जैसे मैं जा रहा हूं ऑनलाइन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स, ठीक है, तो इसमें शॉप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स, तो यूआरएल चेंज हो गया और उसी के हिसाब से बन गया जो आपका आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो हमने यहां अब तक सीखा ऑन पेज के अंदर टाइटल आपको यहां से भी दिखता है। अगर आप यहां पे कर्सर लेके जाओगे ना एड्रेस बार के ऊपर, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना बेस्ट सिक्स सिग्मा कॉमा ब्लैक बेल्ट ग्रीन बेल्ट दिख रहा है ना, ये टाइटल है। टाइटल बेसिकली नेम होता है वेबसाइट का। जब एक डिजाइनर वेबसाइट बनाता है तब भी वो टाइटल देता है, तो वो टाइटल मीनिंगफुल टाइटल नहीं देता है, छोटा नाम लिख लेगा, ठीक है, होम पेज को होम लिख लेगा, कंसल्टिंग वाले पेज को कंसल्टिंग लिख लेगा। लेकिन आप एसईओ में जब आप आओगे तो आपको वो एडिट करना होगा, या तो आप उसको PDF फॉर्म में बना करके दे दोगे, या आप खुद ही वेबसाइट में लॉग इन करके चेंज कर लोगे। आपको ये भी बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक एक स्टेप करके चलेंगे कि HTML वेबसाइट में कैसे लॉग इन करते हैं, cPanel, कहां से आप टाइटल डालोगे अगर आप खुद करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कहां डालोगे, कोड ट्रैकिंग कोड जो डलते हैं गूगल के एनालिटिक्स के वो कहां डालोगे, वो सब चीजें आपको बताई जाएगी। तो आप अभी जंप मत करना या ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि अरे वो तो हमें बताया नहीं अभी तक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें भी बताई जाएगी। गॉट इट? लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी हमने समझ लिया टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, H2 टैग, इंटरलिंकिंग, ये इंटरलिंकिंग एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की कंटेंट देखो, अभी आज की डेट में जो भी वेबसाइट बनती है ना वो कंटेंट रिच होती है, 750 प्लस वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बस आपने 2 पैराग्राफ लिख करके छोड़ दिया और आप एसईओ करने बैठ गए, नहीं आएगा रैंक भाई। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस को
अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करोगे, मतलब जब तक मुझे ये ना लगे कि मुझे अब तो पूछने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, सब चीजें मेरे को यहाँ मिल गई, तो वो कंटेंट सही है। और वो कंटेंट करीब करीब 750 वर्ड्स तक चल जाता है, 1000 वर्ड्स तक भी वेबसाइट के अंदर। अगर आप देखोगे ऐसे भी जनरली हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को देख करके, जैसे मैं डाल देता हूँ यही कीवर्ड सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग, तो उसमें आपका जो भी पेज आएगा ना, ठीक है, जैसे अगर आप इसको ही विजिट करोगे, टॉप पे आ रहा है, तो कंटेंट अगर देखोगे ना इसमें वेबसाइट में, चाहे वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, कितना बड़ा ब्रांड भी क्यों ना हो, उसमें कंटेंट होना ही होना है, ठीक है। अगर कंटेंट नहीं होगा तो वो रैंक नहीं कर रहा होगा। ये देखो अकॉर्डिंग लगा हुआ, उसमें कंटेंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पेज है, तो आपको कंटेंट रिच बनना ही पड़ेगा। केपीएमजी को देखो, चाहे कोर्सेरा का देखो, सारे बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन सब में कंटेंट डल रहा है, ठीक है। तो आप किसी पे भी चले जाओ, कोई भी, ये कोई इन्वेस्टोपीडिया करके आप इसको विजिट कर लो, ठीक है, H1 टैग डला हुआ है ना, आपका कंटेंट है, इंटरलिंकिंग है, ये देखो इंटरलिंक लगा हुआ है, ठीक है। सिक्स सिग्मा बेल्ट लेवल, सारी चीजें बात कर रहा है, येलो ब्लैक बेल्ट, बेनिफिट्स क्या है इसके, किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए है, लीन सिक्स सिग्मा क्या चीज है, ठीक है। तो आप देखो कंटेंट कितना लिखा हुआ है, और ये सबका कंटेंट यूनिक होगा, कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं होगा, तभी ये सब लोग रैंक आएंगे, अदरवाइज रैंक ही नहीं करेंगे। तो यहां तक का कोई डाउट? अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, अब एक और चीज आती है मोबाइल एसईओ की, ठीक है। अब मोबाइल एसईओ अगर आप देखोगे ना, तो मोबाइल के लिए कोई अलग से एसईओ नहीं करना पड़ता, ना ही ऑन पेज में कोई अलग से एसईओ नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मोबाइल एसईओ टर्म आती क्यों है, अभी टर्म्स इसलिए आती है, वो आपको नेक्स्ट लाइन में क्लियर करता हूं। अब जब मोबाइल एसईओ करते हैं तो वो मेनली डिजाइनिंग पार्ट है, ठीक है। एक होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, सेम वेबसाइट मोबाइल के लिए भी वही है और लैपटॉप डेस्कटॉप सब रेजोल्यूशन के लिए वो है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपना साइज एडजस्ट कर लेती है स्क्रीन के हिसाब से। लैपटॉप में वो पूरे लैपटॉप में खुल जाएगी, मोबाइल में वो उसमें आ जाएगी, और उसका खासियत क्या है कि आपको कंटेंट छोटा बड़ा से जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वह रिस्पॉन्सिव डिजाइन, एक वेबसाइट सारे डिवाइस में खुल गई और आपको मोबाइल में जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ रहा कि आपको ऐसे कंटेंट छोटा दिख रहा हो, नहीं, उतना ही दिखेगा, ठीक है। वो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। दूसरा पार्ट होता है, और हाँ, सबसे बेटर रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, खासकर जिन कंपनीज को हम सर्व करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्व नहीं कर रहे हो, तो जो कंपनीज है जिसका 50 करोड़ का या इसके कम का टर्नओवर है, वो सब कंपनीज रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे ही काम करती है कि एक वेबसाइट बनाया, वही मोबाइल के लिए भी चलेगा और वही डेस्कटॉप के लिए चलेगा, ठीक है। अब ये डिजाइन का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है, आपका एसईओ का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको एसईओ में ये जज करना होगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने डिजाइनर और डेवलपर को बोलना है कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जो पहले नंबर पे है। दूसरा आपका है डायनामिक सर्विंग। अब डायनामिक सर्विंग क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही सेक्शन बनाए होते हैं कि भाई इतना ये पोर्शन मोबाइल में विजिबल होगा और ये पोर्शन डेस्कटॉप में विजिबल होगा। ये भी डिजाइनर ही बनाते हैं, सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई अगर आपका टेबल फॉर्म आपका मोबाइल में दिख रहा है, सॉरी डेस्कटॉप में दिख रहा है, तो मोबाइल के लिए मैंने हटा दिया क्योंकि टेबुलर फॉर्म मोबाइल में अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से डायनामिकली आपके कंटेंट बना रहा हूं वेबसाइट के, कुछ पोर्शन मोबाइल के लिए उसी पेज में, कुछ पोर्शन लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, तो वो हो गया डायनामिक सर्विंग। एक होता है सेपरेट यूआरएल। आपने देखा होगा कई कंपनीज के यूआरएल से खुलते हैं, m डॉट आगे m लगा होता है मोबाइल, m.abc/, ठीक है। तो उसने मोबाइल वर्जन अलग से ही बना दिया। मतलब कंपनी ने क्या कर दिया,
कि एक अलग से ही होस्टिंग कर लिया, 2 वेबसाइट बना लिया बेसिकली। मोबाइल के लिए अलग जिसमें लिखा आ रहा है m डॉट, बाकी खुल रही नॉर्मल। अगर आप आज के बाद कभी जाओगे ना वेबसाइट में, तो कुछ वेबसाइट ऐसी आती है जिसमें लिखा आता है, वो सिर्फ खुलेंगे मोबाइल पे ही, m डॉट वाला। आप जब फेसबुक ओपन करते हो ना, आप कोई कंटेंट फेसबुक का शेयर करना मोबाइल से अपने फ्रेंड को, और लैपटॉप में खोलना उसको, तो जब तक आप m नहीं हटाओगे आगे से तो सही से नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मोबाइल वाला यूआरएल आ गया। ठीक है, अब इसमें एसईओ में दिक्कत एक आती है, बाकी तो सब चीजें बढ़िया है, अलग अलग यूआरएल आ गया। अब एसईओ क्या कहता है कि आपका एक तरह के कंटेंट के लिए एक पेज होना चाहिए। अब आपने 2 पेज बना लिए भाई सेम वेबसाइट पे, एक मोबाइल के लिए एक डेस्कटॉप के लिए। अब गूगल तो उसको कॉपीड कंटेंट मान लेगा, है कि नहीं? गूगल को लगेगा कि आपने पेजेस को कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया। अब उस चीज को बचने के लिए क्या करते हैं, कैनोनिकल कोड यूज करते हैं। कैनोनिकल समझते हो? कैनोनिकल होता है कि जब आपके एक पेज को 2 डिफरेंट वे से खुलते हो, आपको दोनों यूआरएल खोलने होते हैं। तब उस केस में आप उसमें कैनोनिकल कोड डालते हो ताकि गूगल उसको डुप्लीकेट पेज ना समझे। तो जब आप मोबाइल वाला पेज में ये वाला कोड डालोगे, ठीक है, ऑल्टरनेट वाला डालोगे, ठीक है, उसमें, क्योंकि ये ऑल्टरनेट पेज है किसका, आपका मोबाइल वाला। ठीक है, ये इस पे ये जो आपका पार्ट है ना सेपरेट यूआरएल वाला, ठीक है, ये बेसिकली आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अभी। तब भी क्यों प्रैक्टिस नहीं करोगे? ये होता है बहुत बड़ी बड़ी फर्म में सेपरेट यूआरएल, ठीक है, और वहां पे फिर टीम होती है हर चीज के लिए अलग अलग, वहां पे फिर आप वो चीज हैंडल नहीं करोगे। और जिन कंपनी आप सर्व करोगे, जहां पे आपको सब चीज देखनी है, उस कंपनी में ये इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि उसका सेपरेट यूआरएल होगा नहीं, उसका सिर्फ होगा आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो आपका मेन फोकस रहेगा यहां पे, आप जो काम करोगे इस पे करोगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई सेपरेट यूआरएल पे क्या होता है। तो आपको क्या रखना है, कोड याद नहीं रखना है कि अगर आपका सेपरेट यूआरएल है तो कुछ कोड डलता है, उसको कहते हैं कैनोनिकल कोड। अब ये कोड अभी ऐसा लिखा जाता है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे 6 महीने बाद हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कैनोनिकल कोड फॉर मोबाइल वेबसाइट, तो आपको कोड दे देगा उस टाइम जो अपडेटेड होगा। ठीक है, देखो यस इसने विड्थ दे दिया 640 विड्थ है ये लिखा हुआ, तो ये जो पिक्सल, ठीक है, तो इसने डिफाइन कर लिया। तो आपको कोड देख करके परेशान नहीं होना, ये कोड मैंने नहीं लिखा है ना, मेरे को भी लर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोड ये सही है या गलत है, ये आपको कोड कहां से मिलना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो गूगल का एक बहुत बड़ा ही developer.google.com करके जर्नल है बहुत बड़ा, जिसमें सारे डेवलपर्स हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर सेपरेट यूआरएल है तो आपको इशू आ सकता है। उस इशू को कैसे कैटर करोगे भाई, कैनोनिकल का कोड आएगा, ठीक है, जो आप प्लेस कर दोगे। कोड से घबराना नहीं है। पहली बात तो ये कोड आप कहीं इंप्लीमेंट करोगे नहीं जब तक आप बहुत बड़ी कंपनी में नहीं जाते हो, और अगर उतनी बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया होगा और डेवलपर डिजाइनर ने, उसको भी आता है। लेकिन आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि भाई कैनोनिकल कोड क्या होता है। आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपके 2 सिमिलर पेजेस है वेबसाइट के और दोनों पेज आपके विजिबल रखने हैं, ठीक है, कोई एक हटाना नहीं है, तो गूगल उसको डुप्लीकेट ना समझे तो आप क्या करोगे? तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, नॉलेज आपकी यहाँ से इंप्रूव होगी, तो आप उसमें कैनोनिकल कोड यूज करोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी आपका यहां तक क्लियर है। कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हो।